नमस्कार। स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आकाशवाणी के प्रसारण भवन के भारत रत्न पंडित रविशंकर स्टूडियो में ये विशेष कार्यक्रम किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सशक्त स्त्री विकसित भारत। मैं नीलम अलकानिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी को देते हुए कार्यक्रम में पुनः सभी का अभिनंदन करती हूँ। महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए, उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए और समान अवसर उपलब्ध करवाने के लिए पूरी दुनिया में अलग अलग तरह से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र की पहल के बाद से। और आकाशवाणी प्रसारण में तो हमेशा से ही बहुत से कार्यक्रम आधी आबादी के नाम रहे हैं, महिला जगत के नाम रहे हैं और विभिन्न प्रकार से उनके हितों की बात होती रही है। हमारे कार्यक्रमों में उनके विचारों को स्थान मिलता रहा है। साथ ही जो समाज में जाना पहचाना नाम है, उनसे हम मार्गदर्शन भी लेते रहे हैं अपने युवा श्रोताओं के लिए। और अब क्योंकि विजुअल इम्पैक्ट भी है आकाशवाणी का, यूट्यूब के माध्यम से हम अपने श्रोताओं तक पहुंचते हैं, तो हम अपने अतिथियों को आमंत्रित करते रहे हैं अपने स्टूडियो में। आज हमारा ये एक ऐसा ही विशेष कार्यक्रम है। आधी आबादी का प्रभाव अब पूरे समाज पर पड़ता है, देश और दुनिया पर पड़ता है। इसीलिए हर क्षेत्र से हमने आज महिला अतिथियों को आमंत्रित किया है। उनके विचारों से हम मार्गदर्शन लेंगे, उनकी उपलब्धियों के बारे में जानेंगे और साथ ही ये भी कि हमारा जो लक्ष्य है एक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का दिया हुआ 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है, उस संकल्प को हम महिला के रूप में कैसे पूरा कर सकते हैं। मैं हमारे हेड ऑफ प्रोग्राम कार्यक्रम प्रमुख आकाशवाणी दिल्ली डॉक्टर संतोष नाहर से विनम्र अनुरोध करती हूँ, कृपया हमारी आज की जो अतिथि हैं, अतिथिगण, उन सभी का स्वागत करें, पौधा उन्हें भेंट करके। विदुषी सुमित्रा गुहा जी का स्वागत। सबसे पहले पद्मश्री अलंकरण प्राप्त आप जानी मानी गायिका हैं। पिछले लगभग 50 वर्षों से संगीत जगत में आप सक्रिय रही हैं और हम सभी अपने कार्यक्रमों में आपकी आवाज़ सुनते रहे हैं। बहुत सारे युवा कलाकारों को आप मार्गदर्शन देती हैं, उन्हें अपनी कला प्रदर्शित करने के अवसर आप प्रदान करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत पर एक जाना पहचाना नाम है विदुषी सुमित्रा गुहा। और अब डॉक्टर मीना मिश्रा, आप आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट और डायरेक्टर हैं। रक्षा मंत्रालय DRDO से आप जुड़ी रही हैं, विभिन्न पदों पर आप कार्यरत रही हैं। आज आपके कार्यशैली के बारे में हम और अधिक जानेंगे। प्रोफेसर कुमुद शर्मा, आप उपाध्यक्ष हैं साहित्य अकादमी की और साहित्य जगत में एक जाना पहचाना नाम प्रोफेसर कुमुद शर्मा। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का कार्यक्रम में। आप सभी की उपस्थिति से कार्यक्रम का महत्व और बढ़ा है। विंग कमांडर सेवानिवृत्त मृणालिनी बालेकुंद्री जी, आपका स्वागत। 14 वर्षों आपने सेवा की है एयरफोर्स में और त्रिसेवा में आप रही हैं। बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर नीना बंसल, एसोसिएट प्रोफेसर हैं आप कमला नेहरू कॉलेज राजनीतिक विज्ञान विभाग में दिल्ली विश्वविद्यालय से। छात्रों से जुड़ी रहती हैं, उन्हें बताती हैं, बहुत कुछ मार्गदर्शन देती हैं और आज हम भी आपकी उपस्थिति में बहुत कुछ सीखेंगे, जानेंगे। सशक्त स्त्री विकसित भारत, जो कि हमारा शीर्षक है आज का कार्यक्रम का। तो इसमें सबसे पहला जो सवाल है मैं विदुषी सुमित्रा गुहा जी से यहाँ पर करूँगी। मैडम, आप हमें बताएं कि जब आपने संगीत सीखना शुरू किया था, उस समय अपने आसपास महिलाओं की स्थिति को आप कैसा पाती थीं, और आज जब बहुत सारे आपके अपने जो शिष्य हैं वो सक्रिय हैं, जाने माने कलाकार हैं, तो आप कैसा देखते हैं महिलाओं की स्थिति को अपने आसपास? आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं बहुत आभार हूँ आप लोगों ने मुझे बुलाया। और आकाशवाणी को मैं हमेशा अपना मायके समझती हूँ। मेरी यात्रा युवाणी से शुरू हुई है आकाशवाणी में। पहले क्या था, मेरी माता भी बहुत अच्छी तरह गाती थी, वही मेरी पहली गुरु थी। उनकी ज़माने में क्या था, बहुत रिस्ट्रिक्शंस था। सीखते थे गाना सीखा, वायलिन सीखा, संस्कृत सीखा, बहुत कुछ सीखा, लेकिन घर में सब एजेड म्यूजिशियन, एजेड प्रोफेसर्स को सब बुलाया जाता था घर पे। और मेरी माँ और माता, मतलब उनकी 2 बहनें, तीनों, उनका शिक्षा
चाहे संगीत कहिए, संगीत और वायलिन और संस्कृत ये सब सिखाया जाता था। लेकिन बाहर जाने का कोई मतलब नहीं है, सब घर में, कोई परफॉर्मेंस की कोई बात ही नहीं है। और फिर कहीं भी जाते थे, इवन फिल्म देखना जाते थे तब तो पर्दा सिस्टम था तब। माय मदर वाज फ्रॉम कडपा डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश। तो माय फादर वाज फ्रॉम तिरुपति, रिमोट विलेज नियर तिरुपति। आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश। तो हाँ, मम्मी हमें कहती थी, उनका एक गार्ड रहते थे, वो गार्ड पहले देखता था फिल्म कैसा है, अच्छा फिल्म है। मैं इसलिए ये सब बता रही हूँ, पुराने ज़माने में क्या था, आके हमारे ग्रैंडफादर को बताते थे। तो ही वॉज ए म्यूनसिपैलिटी चेयरमैन, माई ग्रैंडफादर, ही वॉज ऑल्सो ए संस्कृत स्कॉलर। ही वॉज ए ब्रॉड माइंडेड, बट यू नो ही वॉज बाउंड टू द सोसाइटी, जैसा है वैसा चलना पड़ता है। तो वो आके बताता था कि हाँ फिल्म अच्छा है, ये है वो है। फिर लेकिन जब फिल्म शुरू होने के बाद इन लोगों का एंट्री होता था, मेरी मम्मी का और मेरी मम्मी 2 बहनों का। और जब फिल्म ख़त्म हो जाता होने से पहले इन लोगों को निकाल के मतलब गाड़ी में बैठ के लेके आते थे। इतना घोषा सिस्टम था तब उस ज़माने में। गाती थी लेकिन कभी परफॉर्म नहीं किया मेरी मम्मी ने, इसलिए उनकी मन में बहुत इच्छा थी। मेरी पहली गुरु मेरी माँ, कर्नाटक म्यूज़िक से मैंने शुरू किया, फिर उसके बाद संगीत विद्वान जानकी रामन से शुरू किया, ऐसा। तो उस ज़माने में ऐसा था। फिर हम जब आए तब थोड़ी एजुकेटेड क्लास, फिर मैं कर्नाटक की गाती थी। कर्नाटक गाने के बाद फिर मैं शांतिनिकेतन में पढ़ना शुरू किया, बहुत लंबी कहानी है। तो उधर मैंने पहले हिंदुस्तानी संगीत सुना, उसके बाद आई वॉज ड्रॉन टू हिंदुस्तानी म्यूज़िक एंड देन आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई स्विच टू हिंदुस्तानी म्यूज़िक। मेरी गुरु पंडित एकानंद विदुषी मालविका कानन, उनसे मैंने काफ़ी साल सीखा। लेकिन हम जब गाना सीखते थे, कुछ बंदिशें, माफ़ कीजिएगा डॉक्टर नाहर, आप पंडित बैठे हैं इधर, कुछ बंदिशें मुझे ठीक नहीं लगता था। जैसा श्याम कल्याण सीख रही थी, श्याम कल्याण जब सीख रही थी, गुरु माँ को मैंने पूछा, सावन की साँझ दीदी मैं बुलाती थी, दीदी कैसा है? क्योंकि श्याम कल्याण मतलब श्री कृष्ण का नाम आना चाहिए, शाम मतलब इवनिंग का नाम आना चाहिए। अब सावन गरजना बरजना काफ़ी मल्हारों में, देश मल्हार ये सब में आता है, श्याम कल्याण में क्यों? तो फिर उन्होंने कहा, मेरे गुरु मामा श्रीमती विदुषी मालविका कानन जी ने कहा, देखो सुमित्रा, पहले माफ़ कीजिएगा बहुत अनपढ़ लोग थे, मतलब पढ़ाई वढ़ाई नहीं था, वो लोग खाली खाना और गाना ऐसा था पहले, खाली रियाज करते थे और गाते थे, ये सब सोचते नहीं थे। तुम लोग एजुकेटेड क्लास आजकल आ गए हो संगीत में, तो तुम लोग सोचो। और उन्होंने मुझे परमिशन दिया कंपोजिशंस बनाने के लिए, तुम बनाओ, लेकिन पहले 1-2 बंदिश मुझे सुनाओ, फिर उसके बाद तुम बनाते जाओ। तो मेरी गुरु माँ ने मेरे को परमिशन दिया। फिर मैंने हमसद बनी राग का पहले बंदिश किया, मतंग तनय मधुशालिनी माँ सरस्वती के ऊपर, उनको बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने यू गो, और मेरा ये भी एक ब्लेसिंग है, गुरुजी मेरा पंडित एकानंद, मेरी कुछ बंदिशें उन्होंने रिकॉर्ड भी करके गए थे काफ़ी साल के बाद। तो ऐसे हमारी जर्नी शुरू हो गई। और हमारा माता जी का जर्नी ऐसा था, क्योंकि सो शी हैड ए बर्निंग एम्बिशन दैट हर डॉटर्स शुड सिंग एंड हर डॉटर शुड परफॉर्म। और भगवान की दया से आई एम द फर्स्ट आंध्रा वुमन टू सिंग हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। And then I have another sister, Dr. Shobha Raju. She's also, by God's grace, Padma Shri, and she's doing very well in Andhra Pradesh. तो हम दोनों ने माँ का ये रखा। तो ये ज़माना का इतना अंतर है। और आजकल अगर पूछते हैं, आजकल तो देखिए गुरु शिष्य परंपरा पद्धति हमारे संगीत में सदियों से चली आ रहे हैं। हमने काफ़ी हद तक माना उसको। तो क्योंकि हमारी गुरु माँ पहले कही थी, देखो सुमित्रा, तुम अगर हिंदुस्तानी संगीत अच्छी तरह सीखना चाहोगे और एक अच्छी कलाकार बनना चाहोगे, 5 साल तुम कर्नाटक सुनना मत, गाना मत, नहीं तो मैं नाम नहीं बताना चाहती हूँ, ऐसे आर्टिस्ट मत बनो। तुम जब कर्नाटक गाओगे लोग कहेंगे ये कर्नाटक नहीं है, जब हिंदुस्तानी गाओगे हिंदुस्तानी नहीं है। तो 5 साल तुम मत सुनो, कर्नाटक म्यूज़िक मत गाओ, ये उन्होंने कंडीशन रखा था। कान साहब भी उसको वही बात उनमें कहा था कि मालविका जी सब सही बोल रहे। तो हम ऐसे थे, गुरुजी गुरु माँ जो बोलते थे हम मानते थे। ये सब इतना रूल्स एंड रेगुलेशन आजकल मैं थोड़ी सोचती हूँ, युवा
पीढ़ी को कुछ रूल्स एंड, लेकिन अभी भी बहुत अच्छे शिष्य है। जैसे जैसे माँ के बच्चे जैसे होता है, कोई बहुत अच्छा होता है, कोई जो 3 किस्म का शिष्य होते हैं ना, सब बुजुर्गों ने बताया। एक नहीं बोलने से भी गुरुजी का काम सब समझ लेते हैं, करते हैं। कोई बोलने से करते हैं, कोई बोलने से भी नहीं करते। ऐसे शिष्य पहले भी रहा, अभी भी रहा। तो युवा पीढ़ी में अभी भी एक है, युवा पीढ़ी में हमको अगर कुछ बोलना है, कुछ कहना है, हम सोचते हैं। पहले हमारी गुरुजी गुरुमाँ जो कहते थे हम बस सिरोधारण करते, हम मान लेते थे। ये डिफरेंस मैं देखती हूँ। महिलाओं की स्थिति के बारे में हम विशेष तौर से आपसे जानना चाहेंगे कि आज आपके पास जो आपकी शिष्या हैं, क्या बदलाव आप देख रही हैं? और विकसित भारत का संकल्प हमारे पास है, तो संगीत के माध्यम से हमारी जो युवतियां हैं वो महिला सशक्तिकरण और विकसित भारत दोनों की दिशा में कैसे आगे बढ़ सकती हैं? देखिए, महिलाओं को बहुत कुछ करना पड़ता है। घर भी संभालना पड़ता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है। लेकिन मैं कहती हूँ, आप जो करना चाहते हो उसको मत छोड़ो। If you want to become a scientist, if you want to become a politician, if you want to join army, if you want to become a musician, dancer, उसको मत छोड़ो। क्योंकि मैं I was married to a Bengali. Of course, my husband gave a lot of cooperation to me, but I was in a joint family. My in-laws were not like that. They did not like that I should learn music, I should perform and everything. लेकिन he was a dutiful son as well as a dutiful husband. तो वो मेरे को कहते थे, you studied in Shantiniketan, you are a modern girl. That's what he used to say. But you have to adjust with my parents. और उनके माँ बाप को जाके वो कहते थे कि देखो, वो कुछ नहीं जानती है, कुछ करना नहीं चाहती, वो संगीत उसको सिखाओ और प्रैक्टिस करने दो, बस इतना करो, अगर नहीं तो पागल हो जाएगी। एंड देन आई डोंट थिंक दैट यू वुड लाइक टू हैव मैड डॉटर इन लॉ। ऐसी मम्मी को समझाते थे। तो ऐसा रहा हमारा ये, और बहुत कुछ करना पड़ता था। पहले जॉइंट फैमिली में मैं 10 साल रही, तो फिर तब बहुत कुछ, मैं खाना बनाना भी मैं नहीं जानती थी, बिकॉज सीधा हॉस्टल के बाद 19 साल में मेरी शादी हो गई। तो सब कुछ बंगाली वे ऑफ कुकिंग एंड एवरीथिंग आई स्टार्टेड लर्निंग, एंड देन और साथ साथ ये। और एक बार मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ, तो जगह नहीं है, बहुत छोटा सा फ्लैट था, जगह नहीं है, कहाँ प्रैक्टिस करूँ, कब प्रैक्टिस करूँ, और जल्दी माँ भी बन गई थी, तो बच्चा को भी देखना है, क्या करूँ। तो फिर मेरे पापा को मैं रोते हुए मैंने फ़ोन लगाया था। फिर पापा ने एक भगवद गीता श्लोक बताया, उद्धरेद आत्मदात्मानाम आत्मानम अवसादयेत आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। मतलब बेटा, इट्स योर डिसीजन टू लर्न हिंदुस्तानी क्लासिकल, सो यू हैव टू अचीव इट। और अगर तुम चाहो, श्री कृष्ण भगवान ने जो अर्जुन को कहा था, तुम चाहो तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम ही तुम्हारा फ्रेंड हो, तुम ही तुम्हारा दुश्मन हो, उद्धरेद आत्मदात्मानम, तुम ही। तो ये श्लोक बचपन में सिखाया था, उसको फिर याद दिलाया मुझे। आप आंखों का आंसू पूछो तो बस तुम हैव डेडिकेशन, हैव विल पावर, देन स्काई इज द लिमिट, एंड देन गॉड्स ग्रेस विल ऑटोमेटिकली कम। दैट्स व्हाट माय फादर टोल्ड मी। देन उसी दिन से, तब मेरी उम्र 20 साल था, आई वॉज ऑलरेडी मदर, माई एल्डर सन वॉज बॉर्न। तो फिर मैं हमेशा मैं सोचती हूँ, उसके बाद 13 साल के बाद मैं दूसरा बच्चा भी हुआ। लेकिन आई ऑलवेज फेल्ट and also treat music as my third child, not nothing else. अभी सब बच्चे बहाना बनाते हैं, वो मेरी ये है, मेरा वो है, मेरा बच्चा ये है वो। मैंने भी, I was also in a different atmosphere, different language, different food habits, everything. I had to adjust, and I am also a mother of 2 sons. And then I never neglected my duties, neither towards my in-laws nor towards my children. And then I always treated music as my third child. बस 15-20 मिनट टाइम मिलता था, वो भी मैं अगर कोई घर पे खाने बनाने वाले नहीं हैं, तो प्रेशर कुकर में कुछ खाना मतलब चढ़ा के 15 मिनट विजिल आता है ना, वो 15 मिनट भी मैं स्टोर रूम में बैठ के रियाज किया। So that's how we struggle, and with dedication, with whatever little we could do in life. Still the struggle, still the competition, everything is there.
I'm in a joint family now also. My sons, daughter-in-laws, grandchildren, and everything. Still the same life, but I think I do my duties. I do my practice. I am busy with my work. So what I give suggestion in a small way to all the youth is, whatever you want to do, and then वीर मीरा भी मेरा एक project है, just to educate myself and to educate my disciples and to give this message to globally as well as in India. देखियो मीरा जी 15 शताब्दी में हाँ एक बहुत सुंदर राजकुमारी थी, इतना रूल्स एंड रेगुलेशंस था, उन्होंने कुछ नहीं माना इसलिए नहीं माना बिकॉज शी वांटेड टू अचीव व्हाट शी वांटेड. ज़रूरी नहीं है आप सब कृष्ण मीरा जैसा, मीरा जी की भक्ति सभी जानते हैं, लेकिन मीरा जी का जो बोल्डनेस मैंने हाईलाइट करके वीर मीरा प्रोग्राम बनाया, सो दैट आई कैन गिव मैसेज थ्रू वीर मीरा टू माई सेल्फ, टू माई डिसाइपल्स एंड टू ग्लोबली. जी, भक्त मीरा को तो हम सब जानते ही हैं, आपके माध्यम से वीर मीरा से हमारा परिचय होगा. और बेहद सुंदर संदेश आपने सभी युवतियों को दिया कि आप जो भी करना चाहते हैं, जीवन में तमाम मुश्किलें आएंगी, लेकिन उससे हमें पीछे नहीं हटना है और अपने रास्ते पर हमें अडिग चलते रहना है. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. आपकी उपस्थिति से ये सुंदर संदेश हमारे सभी श्रोताओं दर्शकों तक पहुंचा और साथ ही उन युवतियों तक जो आंखों में एक सपना पाले हुए हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. और अगला सवाल डॉक्टर मीना मिश्रा से मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगी. आप DRDO से जुड़ी रही, रक्षा मंत्रालय से आप रहें और अनेक पदों पर आप कार्यरत रही हैं. तो रक्षा अनुसंधान शोध कार्य जो होता है अपने आप में बहुत डिमांडिंग होता है, बहुत समय ये मांगता है. तो क्या शुरू से आप इसी क्षेत्र में आना चाहती थीं, और जब आपने फैसला लिया आपको क्या करना है जीवन में, तब क्या परिस्थितियां अपने आसपास आप महिलाओं के लिए देखती थीं? जब मैंने रक्षा मंत्रालय ज्वाइन किया, मैं 22-23 साल की थी. मैं 22-23 साल की थी और एक साल का हम लोगों का ट्रेनिंग कोर्स होता है IIT पुणे में, दैट इज़ गिरिनगर. तो उस एक साल में जो कुछ सीखने को मिला, मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आर्मी की ट्रेनिंग, बट आर्मी लाइक ट्रेनिंग. तो उसने हमको ये सिखाया कि जो काम है वो काम सबसे पहले है और बाकी सब कुछ बाद में है. तो ये कभी आज आप पूछ रही हैं क्वेश्चन, तो मुझे मतलब सोच में आ रहा है कि ऐसा कभी लगा नहीं कि ये मुश्किल है और मैं नहीं कर पाऊँगी, या मतलब कभी ऐसा लगा नहीं. जो कुछ भी काम आया, मैं मानती हूँ कि समय का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है आपको, क्योंकि आप कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहे होते हो, आपको बहुत कुछ पढ़ना भी पड़ता है और उसको कार्यान्वित भी करना होता है. तो लेकिन एक चीज़ जो बचपन से सीखी है वो ये है कि जिस चीज़ में मज़ा आ रहा होता है तो फिर उससे आपको ना तो थकान होती है ना बोरियत होती है. तो इसलिए शायद कभी लगा नहीं कि बहुत सारा समय देना पड़ रहा है. उस दौरान में शादी हुई, बच्चे हुए, बट हमेशा टाइम, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप उसके लिए समय निकाल ही लेते हैं. सो दैट्स व्हाट आई नो. उसके बाद ये है कि जब, लेकिन हाँ, इन कुछ सालों में ये अंतर देखने को मिला. जब हमने ज्वाइन किया था, मतलब मैंने ज्वाइन किया था, तो करीब 5 से 10% के बीच में लेडी साइंटिस्ट होती थी. बहुत कम लड़कियां होती थीं जो सीनियर पोजीशंस तक पहुंच पाती थी. बट आज की तारीख में 18% से 20% जो टॉप पोजीशंस हैं गवर्नमेंट में, वो अभी विमेन के पास हैं. तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है. और DRDO में ये जो फीलिंग है ये मुझे कभी भी नहीं आई कि बीइंग अ वुमेन मेरे को कम चांस दिया जा रहा है. हमारा ऑर्गेनाइजेशन उस हिसाब से इट्स मोर टुवर्ड्स मेरिट, कि अगर आपको काम आता है तो आप कुछ भी हैं, आपके काम को वैल्यू मिल रही है. तो वो वाली प्रॉब्लम मेरे को क्या, मुझे लगता नहीं कि किसी भी लेडी को DRDO में फेस करनी पड़ी होगी. आज की तारीख में भी हमारे यहाँ 4 डायरेक्टर जनरल्स हैं, 2 कॉरपोरेट डायरेक्टर्स हैं और 6 डायरेक्टर्स हैं. तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा माहौल है. और जैसे मैंने बोला कि अगर हम इंजीनियर्स में देखें तो जो पहले 10 से 12% होते थे, अभी आज की तारीख में 25 से 30% इंजीनियर लड़कियां आती हैं. और सभी लोग जानते हैं कि ये उनकी जॉब की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं.
बहुत बार एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुझे कहना पड़ता है कि बच्चे तो पल जाते हैं और बच्चे बाद में आज की तारीख में मेरे दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं एंड दे फील प्राउड ऑफ इट कि हालांकि हम उन्हें रात को छोड़ के जाते थे बट फिर भी दे फील प्राउड. तो दैट्स व्हाट आई टेल टू अपनी यंग इंजीनियर्स को कि आप काम करिए, आपको मज़ा आएगा और आपके बच्चे आपको और इस बात के लिए थैंक्स करेंगे कि दे फील प्राउड कि मम्मा बहादुर है. मम्मा जा सकती है, मम्मा काम करती है. सो दैट वे अगर आज की तारीख में देखें तो हमारी सोसाइटी में औरतों के लिए ग्रोथ बहुत अच्छी है, अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं और ग्रोथ भी बहुत है. जी. और जो अभी बहुत सारी इस तरह की छात्राएं हैं जो पढ़ रही हैं, जिनके पास कोई निश्चित अभी सोच नहीं है, उन्होंने सोचा नहीं आगे क्या करना, और कुछ इस तरह के विद्यार्थी भी हैं जो जानती हैं कि हमें यही लाइन आगे जाकर चुननी है, हमें अपना करियर जो है वो इस रूप में देखना है. क्या उनके लिए संदेश आप देंगी? मेरा संदेश सिर्फ ये रहेगा कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, एक तो उस काम को कैरियर के लिए चूज़ करिए जिसमें आपको मज़ा आ रहा है, क्योंकि आप एक्सेल तभी करते हैं जब आपको उसमें मज़ा आ रहा होता है. ना तो आप थकते हैं, ना आपको कुछ चिंता होती है, क्योंकि वो एक फन का पॉइंट हो जाता है आपके लिए. तो मैं तो जहाँ भी कॉलेजेस में जाती हूँ सब बच्चों को यही बोलती हूँ, जिस काम में बहुत मज़ा आ रहा है उसको फील्ड चूज़ कर लो, बट लेकिन फिर उसमें एक्सेल करो. अगर आप एक्सेल करोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता. वो जैसे मैडम ने बोला अभी पहले थोड़ी देर पहले कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत. अगर आपने सोच लिया कि मेरे को जीतना है तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती. बस ये है कि आपको मेहनत से काम करना है और साधना की तरह काम करना है, तो आप जीतेंगे ही जीतेंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता. एंड दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग. हम शास्त्रीय संगीत में अक्सर सुनते हैं कि एक लंबी साधना है. आज एक साइंटिस्ट ने हमें बताया है कि साधना की तरह आपको कार्य करना है. तो सच में किसी भी काम में हम हैं उसमें जी जान से जुटना ही पड़ता है. तो यही संदेश आपकी ओर से सबके लिए. बहुत बहुत धन्यवाद इस संदेश के लिए. अब प्रोफेसर कुमुद शर्मा से मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे हम कहते हैं कि साहित्य जो है वो समाज का आईना होता है, समाज में जो कुछ घट रहा होता है वो भी दर्ज होता है कागज़ों में, और जैसा होना चाहिए आदर्शवाद जो है उसकी स्थिति भी, उसका परिचय भी हमें साहित्य कई बार देता है. तो प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी, आप उपाध्यक्ष हैं साहित्य अकादमी की. देश भर के साहित्यकार जो हैं वो आते हैं, उनसे आपका परिचय होता है, उनके साथ मिलकर बहुत सारे आयोजन होते हैं. एक तो ये बताइए कि महिला उपाध्यक्ष को अलग अलग साहित्यकार जो कि संवेदनशील तो होते हैं, लेकिन बहुत सारे कड़वी सच्चाइयाँ भी उन्होंने जीवन की देखी होती हैं, तो कई बार कटु अनुभव भी उनके रहते हैं. वो किस तरह से लेते हैं आपकी उपस्थिति को, और जब साथ मिलकर कार्य करते हैं तो समाज की स्थिति पर, समाज में महिलाओं की स्थिति, उनके अधिकारों के बारे में अक्सर किस तरह की बातें होती हैं? देखिए, ऐसा है कि स्थितियाँ बहुत बदली हैं. साहित्य अकादमी के इतिहास में पहली महिला उपाध्यक्ष के रूप में मैं आई और चुन करके आई. इसमें पूरे देश भर, मुझे लगता है यहाँ जोरदार तालियां पहले तो होनी चाहिए कुमुद शर्मा जी के लिए. पूरे देश भर के जो है, क्योंकि साहित्य अकादमी पूरे देश के साहित्यकारों का घर है, और ये केवल हिंदी के लिए नहीं, 24 भाषाओं को यहाँ मान्यता मिली हुई. संविधान में हमारे 8वीं अनुसूची में 22 है, यहाँ 24 भाषाएं. 24 भाषाओं के साहित्यकार जो कि GC के मेंबर होते हैं, सामान्य परिषद, वो चुनती है. तो इतने सालों से तो कोई महिला ना अध्यक्ष हुई थी ना उपाध्यक्ष हुई थी, और उसमें ज़्यादातर सामान्य परिषद में हमारे मेल मेंबर्स ज़्यादा थे. तो एक महिला का चुना जाना आज़ादी के इतने सालों के बाद, मुझे लगता है ये एक तस्वीर है कि चीज़ें बदल रही हैं. और उसके बाद जब मैं आई तो बहुत अच्छी तरह से मेरा अनुभव 2 सालों का बहुत अच्छा रहा. उसमें कोई फ़र्क नहीं है वहाँ पे कि ये स्त्री है, लेखिका है, हम लेखक हैं, और बहुत एक अच्छा वातावरण है. सब मिल कर के साहित्य के तमाम जो विषय हैं उन पर बातचीत करते, और ऐसा मुझे नहीं लगा कि कोई भेदभाव है. आपका एक दूसरा सवाल था कि साहित्य कहते हैं कि यथार्थ होता है जी, और किस तरह समाज और महिलाओं की स्थिति पर किस तरह की बातचीत अक्सर आपसे होती है? हाँ, तो देखिए, साहित्य जो है वो शुरू से हम कहते रहे कि समाज का दर्पण होता है, समाज का आईना होता है. लेकिन मैं मानती हूँ कि जैसा आपने भी संकेत किया कि केवल वो समाज का दर्पण नहीं होता, केवल वो समाज का आईना नहीं होता, बल्कि वो
आगे आने वाली संभावनाओं को भी दर्शाता है। वो आगे आप किस भावदृष्टि से चीज़ों को देखना चाहते हैं उसका भी आईना वो होता है। साहित्य केवल स्थितियों का, जीवन का, समाज का फोटोजेनिक चित्रांकन नहीं है। एक अच्छा साहित्य आगे आने वाली पीढ़ी के लिए पगडंडी भी तैयार करता है। दो स्थितियां हैं, दो तरह के लेखक हैं। एक पुराने लेखक जो बहुत समय से लिख रहे हैं, एक युवा पीढ़ी जो आती है लेखन में। जो पुराने लोग लिख रहे हैं, जिनको हम लगातार पढ़ते आते हैं, जब उनकी कोई कृति आती है तो उनसे हम ये पूछने का साहस नहीं कर सकते कि ऐसा नया क्या है, तुम के नया क्या लेकर आए हो। लेकिन हम उनसे ये ज़रूर अपेक्षा रखते हैं कि इन्होंने जो पीछे लिखा है, अब की जो उनकी कृति आई है, क्या कुछ उसमें उनका दृष्टिकोण बदला है या वही है। लेकिन एकदम नया लेखक हमारे सामने आता है तो हमारा सवाल ये होता है कि तुम नए लेखक हो, नई पीढ़ी के हो, हम पुरानी पीढ़ी के हैं, तुम ऐसा क्या है नई पीढ़ी के मस्तिष्क में, उनके दिल में, जिसको हम नहीं जानते, जहाँ तक हमारी आंखें नहीं पहुँच पा रही हैं। क्या तुम वो नया हमें बता सकते हो? और मुझे लगता है कि वो नया लेखन नई स्त्रियों के माध्यम से हमारे सामने आ रहा है, जो लेखिकाएं। मैं ये नहीं कह सकती कि पूरा खुल करके आ रहा है, क्योंकि बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है समाज में। जो हाई टेक्नोलॉजी की लड़की है, जो टेक्नोलॉजी के साथ कदम ताल मिला करके बिल्कुल चल रही है, जिसके बिल्कुल नए सपने हैं और पुरानी पीढ़ी से बिल्कुल अलग सपने हैं, वो अपने सपनों को ऊंची उड़ान देती है, जो तमाम सांस्कृतिक मानकों को पीछे ढकेल करके वो अपने लिए एक बहुत नया संसार रचने के लिए आतुर है। उसके पास विद्रोह भी है, उसके पास विरोध भी है, उसके पास प्रतिरोध भी है, और उससे वो, उसका एक मुहावरा है, इट्स माई लाइफ, इट्स माई चॉइस। और अगर आप उसके इट्स माई लाइफ, इट्स माई चॉइस के अगेंस्ट जाते हैं तो वो विरोध भी करती है, विद्रोह भी कर सकती है। तो मुझे लगता है कि साहित्य में जो युवा पीढ़ी अगर लिख रही है तो वो किस तरह से पेंट कर रही है, तो केवल आप उसको, जो आपको दिखाई दे रहा है वही पेंट ना करें। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि ये तो दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी लेखिकाएं मैं देख रही हूँ कि युवाओं में, इस लड़कियों में इस तरह की चीज़ है कि हम कुछ बोल्ड दे देंगे तो हम जल्दी मार्केट में आ जाएंगे या हम जल्दी पॉपुलर हो जाएंगे। वो लेकिन ऐसा साहित्य बहुत दूर तक चलता नहीं है, बहुत आगे तक नहीं जा पाता है। वो बड़ा क्षणिक सा होता है, थोड़े समय के लिए होता है। और उनको, चाहे वो पुराना लेखक हो चाहे नया लेखक होगा, अगर वो दृष्टि से लिख रहा है तो उसकी दृष्टि क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप क्या, क्योंकि साहित्य, अगर आप लेखिका हैं तो साहित्य जब हमारी पीढ़ी के पास जाता है, पाठक के हाथ में आता है, तो हर पाठक जब उसको पढ़ कर के निकलता है तो उसके दिमाग में एक बात ज़रूर गूंजती है कि मैंने इतना समय लगाया इसको पढ़ने में, लेकिन इसको पढ़ने के बाद कौन सी ऐसी बात है, क्या चीज़ मुझ तक पहुँची, इस कृति ने मेरे विवेक के किन बिंदुओं को छुआ है, ये ज़रूर होता है। तो कम से कम आपके भीतर ये हो कि हाँ, मैंने इतनी देर तक इसको पढ़ा है तो यहाँ से ये मुझे मिला है। जहाँ तक स्त्रियों की बात है तो मैं कहना चाहूँगी तरह तरह की स्त्रियाँ आ रही हैं, जैसे टेक्नोलॉजी, क्योंकि अब केवल साहित्य नहीं है, साहित्य के लिए एक प्लेटफॉर्म आपका सोशल मीडिया भी है, और सोशल मीडिया पे जो कुछ आता है, अब हम कहते हैं कि जैसे साहित्य एक टेक्स्ट है, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो कुछ आ रहा है वो भी एक टेक्स्ट है। सोशल मीडिया में स्त्री लिख रही है, खिलखिला के लिख रही है, गुनगुना रही है, वो भी एक टेक्स्ट है, उसको भी क्या हम साहित्य की तरह से पढ़ सकते हैं। उसी सोशल मीडिया पे मुझे दिखाई देता है कि लड़कियां बहुत उन्मुक्तता के साथ कहती हैं, ओह मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरे पास एक अच्छा दिल है, मेरे पास एक अच्छा दिमाग है, और अगर कोई मेरे विरोध में आता है तो मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी सकती हूँ। लेकिन उसी प्लेटफॉर्म पे एक सौंदर्य के बल पर आगे बढ़ना चाहती है स्त्री, और एक वो स्त्री भी मुझे दिखाई देती जो कहती है कि माई हार्ड वर्क विल कैरी मी टू माई डेस्टिनेशन वाइल माई डेस्टिनेशन विल फाइट माई बैटल। तो कई तरह की लड़कियां हैं। तो लेखन में जो स्त्री लेखन की मैं बात करूं, जो नए भी आ रहे हैं पुराने भी, उन्होंने बंद दरवाजे पे दस्तक दी है, और दरवाजे लगातार स्त्री के लिए मुझे खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। और एक, जब सशक्त भारत और विकसित भारत की, आप सशक्त स्त्री और विकसित भारत की बात कर रही हैं, तो उस संदर्भ में कहना चाहूँगी कि बहुत परिवर्तन दिखाई दे रहा है। आपको ये सोचिए कि बिल्कुल ऐसा परिवर्तन होना, कायाकल्प हो जाए तो एक दिन में नहीं होता है। हमारा लक्ष्य है 2047, मुझे लगता है उसको हम ज़रूर पूरा करेंगे, और उस समय तक
अगर आपको किसी देश की स्थिति जाननी हो तो सबसे पहले वहाँ के देश की स्त्रियों की स्थिति आप जानिए, कहा गया, तो आप पूरे देश की तस्वीर को अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब मैं जो स्थिति देख रही हूँ तो परिवर्तन उस तरह का है कि जो मेरी दादी थी वो मेरी माँ नहीं थी, जो मेरी माँ थी वो मैं नहीं हूँ, जो मैं हूँ वो मेरी बहू नहीं है। और ऐसे ही परिवर्तन आता है धीरे धीरे, और मुझे बहुत ही सुनहरी तस्वीर दिखाई दे रही है। और इस तस्वीर का एक नमूना आपके इस ऑडियो में भी है। इसमें जो आपका ये जो ऑडिटोरियम कह लीजिए या जो पैनलिस्ट हैं आपके, उन्हें तो ये पूरा वो तस्वीर है बदलते भारत की। और इस समय अगर आप देखें तो हमारे यहाँ जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो महिलाओं के हाथ में लगातार, हम पहले आज से 20 साल पहले 25 साल पहले हम कहते थे कि ये पद है, यहाँ पर स्त्रियों को जाने नहीं दिया जाता है, ग्लास सीलिंग को हम नहीं तोड़ पा रहे हैं, लेकिन आज स्त्रियाँ ग्लास सीलिंग को तोड़ते हुए हमें दिखाई दे रही हैं। और अब स्त्री आधी दुनिया नहीं है, वो आद्या है जो पूर्ण करती है, जो पूरक है। आज बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर बात आपने कही कि वो पूरक है और चीज़ों को पूर्णता प्राप्त जो होती है उसमें महिलाएं जो हैं वो आधार भी होती हैं, उसका आकार भी होती हैं चीज़ों को पूर्णता प्रदान करने में। और कितनी सुंदर बात यह है कि लगातार जो तस्वीर बदल रही है परिवार में, समाज में, कार्यालयों में, उनसे पता चलता है उस समाज की सोच का। और हम तो बेहद फ़ख्र के साथ ये बात कहते हैं कि हमारी महानिदेशक भी महिला हैं, डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़। और बहुत सारे जो कार्यालय होते हैं उनमें हम कई बार देखते हैं कि छोटे जो पद होते हैं या जो थोड़े जटिल कार्य होते हैं वो अक्सर पुरुषों को दिए जाते हैं, ये सोचकर कि इनके सामने चुनौतियां थोड़ी शायद कम होंगी। लेकिन आकाशवाणी की अपनी जो ऑफिशियल फोटोग्राफर हैं वो भी एक महिला है, रेवती जी, और हर परिस्थिति में, हर आयोजन में साथ रहती हैं। तो और आप सभी का रिश्ता किसी ना किसी तरह आकाशवाणी से जुड़ा रहा है। तो हम बेहद गर्व के साथ इस बात को अपनी जो नई पीढ़ी आती है उसे बताते रहते हैं कि बेहद सहेज कर, बेहद समेट कर चीज़ों को हमें रखना है। और यही सुंदर संदेश हमारे कार्यक्रम का भी। डॉक्टर कुमुद शर्मा, बहुत प्यारी बातें आपने हमें बताई और साहित्य जगत से जुड़ी हुई, साथ ही समाज से जुड़ी हुई भी। तो अब मृणालिनी बालीकुंद्री जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, विंग कमांडर आप रही हैं और कहा जाता है कि जब सपनों में जान होती है तभी इंसान कुछ कर पाता है, क्योंकि पंख जो हैं वो दिखते ज़रूर हैं लेकिन असली उड़ान तो हौसलों की होती है। तो जो हौसलों की उड़ान थी वो विंग कमांडर के रूप में उसने आपको पहुंचाया एक पद पर, और बहुत सारी चीज़ें आपने उस दौरान देखी होंगी, अनुभव की होंगी, त्रिसेवा में आप रही हैं। तो मैं चाहूँगी कि इस बारे में आप थोड़ा सा हमें ज़रूर बताएं, और साथ ही ये भी कि क्या शुरू से आप डिफेंस से जुड़ना चाहती थी, आप शुरू से क्या जो वायु सेवा है उसका हिस्सा बनना चाहती थी, क्या सपने थे उस वक्त जब पढ़ रही थी? मैं अपने बचपन से शुरुआत करना चाहूँगी। तो जब मैं स्कूल में थी तब हमारे स्कूल में एनसीसी रहता था, तो मैं तभी से फैसिनेटेड थी यूनिफॉर्म से। मैंने सोचा कि मैं भी एनसीसी ज्वाइन करूँगी एंड मुझे भी इस यूनिफॉर्म को एक दिन पहनना है, देश के लिए कुछ करना है। तो मैंने अपनी माँ को बताया कि मुझे ये करना है, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि नहीं, तुम्हें जो मन में आए तुम करो। फिर मैंने एनसीसी ज्वाइन किया। बाद में मुझे एक याद है कि जब मैं स्कूल में थी उस टाइम पे मैम पूछती थी कि तुम अभी 10th पास हो गए हो, अब तुम लोग क्या करोगे आगे लाइफ में। तो आई जस्ट रिमेंबर कि मैंने मैम को बोला कि मुझे एयरफोर्स ज्वाइन करना है। एंड काफ़ी लोग हंस दिए उस टाइम पे कि अरे ये कैसे होगा, वो तो बहुत कम लोग उसमें जाते हैं एंड इतना इजी नहीं है कि तुम इतने इजीली बता रहे हो। तब मुझे थोड़ा सा बुरा लगा था। मैंने आके घर पे बताया था कि ऐसे हुआ है, बट मेरी मम्मी हमेशा मेरी सपोर्ट पिलर रही है। उन्होंने कभी मुझे ये नहीं बताया कि तुमसे नहीं हो पाएगा। उन्होंने बोला कि तुम देखो कि क्या करने से तुम इसमें जा सकती हो। उसके बाद मैंने देखा कि चलो साइंस स्ट्रीम लूँगी मैं, तो मेरे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, तो मैंने साइंस स्ट्रीम ली। मेरे फादर उतना कीन नहीं थे कि मैं एयरफोर्स ज्वाइन करूँ। उनको ये था कि नहीं बच्चे मेरे पास रहे, देन उसके बाद इंजीनियरिंग करे और कुछ नौकरी कर ले, लाइफ सेटल हो जाए। एंड मेरे घर पे सारे बिजनेस वाले थे, तो मेरे फादर थोड़े से ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव थे।
बट उसी टाइम पे हमें थोड़ा फ्रीडम भी देते थे कि तुम सोच लो क्या करना है, बट ये मेरा कहना है। फिर मेरे एक दूर के मामा जी थे जो आर्मी में कर्नल थे, मैंने उनको कॉल किया एंड उन्होंने जैसे ही मैंने उनको बोला कि नहीं मुझे एयरफोर्स ज्वाइन करना है, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मत ज्वाइन करो, लड़कियों के लिए ये स्ट्रीम बिल्कुल अच्छी नहीं है एंड तुम्हें नहीं ज्वाइन करना चाहिए। फिर मैंने सोचा नहीं अब तो मैं ज्वाइन करके रहूँगी, कि ऐसा क्या है कि आप आर्मी में रह के जहाँ पे लड़कियाँ इतनी हैं आप मुझे इतना मना कर रहे हो, ऐसे क्या है। फिर मैंने इंजीनियरिंग ज्वाइन करी। इंजीनियरिंग के टाइम पे मैंने अपनी बी और सी सर्टिफिकेट कंप्लीट करी एंड तभी मेरा एग्ज़ाम था, एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो मैंने फॉर्म भरा एंड मेरी मम्मी मुझे लेके गई, पुणे में था एग्ज़ाम। मैं बेलगाम से हूँ, कर्नाटका में एक छोटा शहर है, तो पुणे में मैं गई, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, वापस आई। उसके बाद सिलेक्ट हो गई मैं एसएसबी इंटरव्यू के लिए, क्लियर हो गया मेरा। तो देन अब एसएसबी के बारे में उस टाइम पे कोई इतना जानता नहीं था एंड ऐसी जगह थी बेलगाम जहाँ पे अगर आप थोड़ा लड़कों से बात कर लो तो लोगों के नज़रें ऐसे आती थी कि अरे ये देखना ये लड़कों से बात कर रही है। एक बार तो ऐसे हुआ था कि कॉलेज में जब इंजीनियरिंग में मैं थी एंड मेरे थोड़े फ्रेंड्स भी थे जो लड़के थे, तो उन्होंने मेरे फादर को बुलाया था बताने के लिए कि आपकी बेटी जो है लड़कों से बात करती है। और मेरे पापा और मेरे ग्रैंडफादर आए थे कॉलेज में और उन्होंने प्रिंसिपल और वो जो मैम ने कंप्लेन करी थी उनको बताया कि आप चाहते हो कि आगे चलकर ये लड़कों से बराबरी करे, बट ये कॉलेज में एक लड़के से बात भी ना करे, ये कैसे पॉसिबल है। तो आप उनको फ्रीडम दीजिए ताकि वो कॉन्फिडेंट बने। आप इनको अगर कॉन्फिडेंस यहीं पे दबा रहे हो तो आगे जाके ये कैसे कंधे से कंधा मिलाएंगे। तो तब से थोड़े कॉलेज के लोग भी मुझसे नाराज़ हो गए, जो प्रोफेसर्स थे थोड़े कोशिश करते थे कि चीज़ें मेरे लिए थोड़ी कठिन हो, बट फिर भी उनके ऑड्स से पार होके मैं एसएसबी एग्ज़ाम के लिए गई। एंड तब मेरा 8th सेमेस्टर चल रहा था जब मैं अपने एसएसबी के लिए गई थी और मेरे पापा बहुत टेंशन में थे कि मैं एसएसबी भी फेल हो जाऊंगी और मैं इंजीनियरिंग भी फेल हो जाऊंगी और शायद मैं कुछ ना कर पाऊँ। एंड मेरी मम्मी लेकिन थी कि नहीं, एंड मेरा एक फ्रेंड था तो वो बोलते थे कि नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, तुम मत करो। एंड आई विल टेल यू कि लास्ट पेपर था मेरा सेमेस्टर का जब हमारे रिजल्ट आए एंड मैंने एयरफोर्स क्लियर कर दिया था एंड उसके बाद मैंने कॉलेज भी टॉप कर दिया था उस साल में। सो देन इट वाज वेरी बिग अचीवमेंट। तो मेरा जैसे ही 8th सेमेस्टर कंप्लीट हुआ 5 days में आई जॉइंड इंडियन एयरफोर्स फॉर माई ट्रेनिंग। तो वहाँ से मेरी ये जर्नी शुरुआत हुई एंड उसके बाद आई थिंक कि काफ़ी सारे लोग जो मेरे साथ थे, मेरे जूनियर्स थे, मेरे सिस्टर्स थे, ये सारे काफ़ी मुझसे इंस्पिरेशन लिया उन्होंने एंड उन्होंने बैरियर्स तोड़े, फिर उन्होंने भी अपने अपने सपने पूरे किए फिर। जी, और आपकी माताजी की उपस्थिति है यहाँ हमारे Yes. बीच, तो उस भरोसे के लिए मैं चाहूँगी कि हम सभी आभार प्रकट करें उनके प्रति अपनी तालियों से। मृणालिनी जी की माताजी यहाँ पर हैं और जब कॉलेज में पढ़ रही थी ये, तब भी मम्मी ने भरोसा जताया था और आज भी साथ में आई हैं कि तुम्हारा ये पल मैं भी साझा करूंगी। तो Yes. इसके लिए हम पर्सनली आपको बहुत थैंक यू बोलते हैं। और घर में हमें इसी तरह के पिता चाहिए, घर में हमें इसी तरह की माता चाहिए। बहुत छोटा सा एक किस्सा मैं यहाँ साझा करना चाहती हूँ अपना। जब छोटी थी तो स्पोर्ट्स में मेरी बहुत रुचि थी और बहुत सारे अवसर भी थे, लेकिन मैंने चुना उस वक्त जूडो। तो सब लोग कहते थे कि अक्सर जैसा होता है कि थोड़ा सा उसमें बाउट्स हमारी होती रहती हैं, तो कहते थे चोट लग जाएगी, चेहरा बिगड़ जाएगा, परमानेंट इंजरी कोई हो सकती है, कल को शादी भी नहीं होगी और इस तरह की गेम क्यों लेनी है, कुछ और कर लो, स्विमिंग कर लो, बैडमिंटन कर लो, कुछ भी। तो मैं कहती थी वो भी कर लूँगी, लेकिन मुझे इसमें भी अच्छा लगता है, मैं ये भी करूँगी। तो उस वक्त हमेशा, और हमारे पापा उस वक्त एग्जाम्पल देते थे कि बेटा पढ़ाई करो सीरियसली, किरण बेदी को देखो, किरण बेदी को देखो, हमेशा कहते थे। और मैंने ये किरण बेदी जी को भी बताया था किस्सा। तो मैं उन्हें कहती थी आप किरण बेदी के फादर को देखो। मैं तो ऐसे फील्ड में जाना चाहती हूँ जिसमें बहुत सारी लड़कियां हैं। उन्होंने बेटी को ऐसी जगह जाने दिया जहाँ पहले कोई बेटी थी ही नहीं, तो आप उनके फादर से सीखिए। तो ये हंसी मजाक चलता रहता था परिवार में और मुझे लगता है कि हमारे सबके पास इस तरह के बहुत सारे किस्से होंगे, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ होंगी छोटी छोटी जो जीवन का सच हमारे सामने लाती हैं। और इस तरह का जो हमारा ये पैनल है, पैनल अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। तो अब ये बताइए
मृणालिनी जी की बिल्कुल नई लड़कियां जो ज्वाइन करना चाहती हैं, चाहे एयरफोर्स हो या आर्मी हो या फिर नेवी हो, क्या संदेश उनके लिए आपका है? कोई भी लड़की को मुझे लगता है 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। एक होता है कि आपको फ्रीडम होना चाहिए, आपका जो भी आपका ड्रीम है वो एटलीस्ट ड्रीम करने का फ्रीडम होना चाहिए। नेक्स्ट, उस लड़की में स्ट्रेंथ होना चाहिए कि मैंने ये ड्रीम किया है तो मैं इसको कैसे आगे बढ़ाऊँ। एंड थर्ड थिंग है कि आपको वो आगे बढ़ाने की एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। तो अगर एंड ये मुझे लगता है कि हर एक लेडी में ये है। जब आप स्ट्रेंथ की बारे में बात करते हो तो इमोशनली, फिजिकली एंड मेंटली जितनी स्ट्रॉन्ग एनी लेडी हो सकती है वो आई डोंट थिंक सो कि कोई बंदा हो सकता है। एंड अगर आप थोड़ी भी उनको ये कर दो कि हाँ चलो ठीक है, आपको ये लग रहा है, आप एक बार ट्राई कर लो, बस थोड़ा आप उनको बढ़ाव दे दोगे, आई थिंक कुछ भी हासिल करते हैं। फिर जैसे एयरफोर्स में होता है कि ये आसमां है फिर तेरा। जी, ये आसमां है फिर तेरा। और इसी तरह से जब देश की बच्चियां जो हैं उनका विकास होगा तो विकसित भारत का हमारा सपना जल्दी पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस हौसले के लिए जो हमारे माध्यम से बहुत सारी बच्चियों तक आज पहुंचेगा इस कार्यक्रम के माध्यम से। थैंक यू। अब ऐसा करते हैं कि जब हम जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं तो ये एहसास करने के लिए कि हम कितना आगे आए हैं, एक बार हमें पीछे मुड़कर देखना पड़ता है कि हम कितना पीछे से चले थे। तो इस मोड़ पर, कार्यक्रम के इस मोड़ पे एक बार हम पीछे मुड़कर देखते हैं। हम महिलाओं की आज की स्थिति की बात कर रहे हैं, हम देश के विकास की बात कर रहे हैं, विकास में उनके योगदान की बात कर रहे हैं। तो आइए ज़रा पीछे मुड़कर देखते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उस वक्त देश में क्या परिस्थितियां थी, और जब आज़ादी मिली उसके बाद क्या चुनौतियां थी पूरे देश के लिए, और उसमें महिलाओं की जो स्थिति थी वो क्या थी। और ये सब हम यहाँ जानेंगे डॉक्टर नीना बंसल से। आप राजनीतिक विज्ञान की प्रोफेसर हैं, आप तो छात्र छात्राओं के बीच रहती ही हैं, तो वो क्या महसूस करते हैं ये तो हम आपसे जान ही लेंगे, लेकिन हम विशेष तौर से आपसे यहाँ ये जानना चाहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मन की बात कार्यक्रम में जिक्र किया है इसका कि संविधान निर्माण में बहुत सारी महिलाओं का योगदान रहा। हंसा मेहता जी का उन्होंने विशेष उल्लेख किया। आपसे हम जानना चाहेंगे नीना जी कि जब देश गुलामी की बेड़ियां में था और हर तरफ अलग तरह का माहौल था, अलग संवेदनाएं थीं, उस वक्त भी क्या हम महिला और पुरुष की बातें सोच रहे थे, उनकी विशेष स्थितियों पर बात कर रहे थे, और किस तरह का योगदान महिलाओं का रहा स्वतंत्रता प्राप्ति में? जी बिल्कुल। तो अगर हम राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो औपचारिक राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होने से पहले भी बहुत सारी महिलाएं समाज सुधार में अपना कार्य कर रही थीं। जैसे कि पंडिता रामाबाई का एक बड़ा नाम है, सावित्रीबाई फुले का एक बहुत बड़ा नाम है। अभी तक चिंगारी बस लगी ही होगी, लगी भी शायद नहीं होगी, सोच ही रहे होंगे लोग कि कैसे आज़ाद हुआ जाए। तब इन्होंने समाज सुधार के क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाया और उनका वो योगदान, जैसे 1848 में सावित्रीबाई फुले जी ने पहला गर्ल्स स्कूल खोला पुणे में, पहला महिला विद्यालय खोला। उसके बाद बहुत काम किया उसी क्षेत्र में। ऐसे ही पंडिता रामाबाई ने बहुत, उनकी जो अपने घर की परिस्थितियां थीं वो बहुत विषम थीं, पर फिर भी वो आगे बढ़ती गईं और उन्होंने बहुत काम किया। फिर शारदा सदन उन्होंने खोला, विधवाओं के लिए खोला, विधवा पुनर्विवाह के लिए उन्होंने बहुत काम किया। तो ये तो बात रही कि हम जब औपचारिक रूप से राष्ट्रीय आंदोलन अभी शुरू भी नहीं हुआ है, तब भी समाज सुधार के क्षेत्र में बहुत सारी महिलाएं आगे आ गई थी और इन्होंने अपने आगमन से, समाज में अपने आगमन से वो राजनीति में एक कदम रख ही दिया था और वो दरवाजे खोल दिए थे जो अभी तक शायद बंद थे। फिर जब हम औपचारिक रूप से राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि चाहे वो स्वदेशी मूवमेंट है 1905 में, जो 1905 में बंगाल में शुरू हुआ और 1911 तक चला,
तो वहाँ पर बहुत सारी महिलाओं ने नेतृत्व दिया और आगे आईं। सरला देवी चौधरानी का नाम एक बहुत बड़ा नाम है उसमें। फिर आगे जब गांधी जी का नेतृत्व मिला, गांधी जी से प्रेरित होकर बहुत सारी महिलाएं हर आंदोलन में अलग अलग फेजेस में उन्होंने नेतृत्व दिए हैं, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो या सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन हो। तो ये सारे ही नाम हम जानते ही हैं, सरोजनी नायडू, उर्मिला देवी, कमला नेहरू, विजयलक्ष्मी पंडित, ये सारे नाम हमें मालूम ही है। एक नाम इनमें मुझे बहुत भाता है और शायद हमने ज़्यादा नहीं सुना है, मातंगिनी हाजरा। मातंगिनी हाजरा बंगाल में हुई हैं और एक छोटे से गरीब परिवार में जिनके पिता थे, किसान थे और बहुत गरीब थे, होगला नामक जगह में उनका जन्म हुआ। और वो जब 12 वर्ष की थी तो उनकी शादी कर दी गई और विवाह भी ऐसे व्यक्ति के साथ हुआ जो त्रिलोचन हाजरा उनका नाम था, जो उनसे उम्र में काफ़ी बड़े थे। और जब वो 18 साल की हुई तो वो विधवा हो गई। तो उस समय उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और ऐसा भी कहते हैं कि कुछ कहीं पर ये भी लिखा है कि वो नशीले पदार्थ की तरफ चल पड़ी थी। पर जब उनको राष्ट्रीय मूवमेंट या जब गांधी जी से प्रेरणा मिली तो उन्होंने वो सारा जो अपना पैशन था वो उधर लगा दिया। और चाहे कोई भी आंदोलन रहा है, नमक सत्याग्रह, या वो जेल भी गईं, जेल से वापस आती थी और फिर से जुट जाती थी उसी जोश और खरोश के साथ। और उनको हम जानते हैं गांधी बूढ़ी के नाम से, उनका नाम विख्यात हो गई वो, क्योंकि गांधीयन थी और बहुत प्रेरणा से काम करती थी और नेतृत्व बहुत अच्छा था उनका। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो ऐसा एक आदेश हुआ कि जो आसपास की चौकियां हैं, जो पुलिस चौकियां हैं, उन पर कब्जा करना है। तो उनको, और वो उस समय कितने साल की थी, कितने वर्ष की थी, वो 73 वर्ष की थी, 73 ईयर्स ऑफ एज। उस समय उन्होंने एक 6000 समर्थकों की टुकड़ी को नेतृत्व दिया और आगे बढ़ी। उनको रोका गया, ब्रिटिशर्स ने उनको रोका, वो नहीं मानी, गोली चली, उनको गोली लग गई, पर उनके हाथ से ना झंडा छूटा और ना वो रुकी। और पीछे जो उनके पीछे लोग चल रहे थे उसमें बहुत सारी महिलाएं थीं। वो आगे बढ़ती गईं, फिर और गोली लगी और वो वंदे मातरम कह के उन्होंने वहाँ पर उनकी मृत्यु हुई। तो ये एक नाम बहुत प्रेरणा देता है सबको, आज की पीढ़ी को भी और मुझे भी। और इस नाम के बारे में हम बहुत ज़्यादा सुनते नहीं हैं। तो ऐसा है कि राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं का योगदान हर क्षेत्र में रहा है। चाहे हम क्रांतिकारी आंदोलनकारियों को भी देखें तो भीकाजी कामा अंतर्राष्ट्रीय रूप से वो अपना योगदान दे रही थी, कल्पना दत्त, दुर्गाबाई देशमुख, ये सारे लोग क्रांतिकारी। हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो एक ही स्ट्रीम में चल रहा था। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। और ऐसे ही एक सुभाष चंद्र बोस जी का नाम सुनते हैं तो उनका भी एक लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था जिसमें एक सहगल थी जो रेजिमेंट की हेड थी। तो हर एक क्षेत्र में हर तरह से महिलाओं का योगदान रहा ही है राष्ट्रीय आंदोलन में। जी। और जब संविधान निर्माण की बात आई तब भी उनकी उपस्थिति जो है वो खूब सराही गई और उस उपस्थिति का असर भी हम देखते हैं बाद तक। जी, संविधान निर्माण में 15 महिलाएं थीं और उसमें से हंसा मेहता जी का नाम आपने जैसे लिया, उनका योगदान तो आज तक हम मतलब देख रहे हैं। जब ड्राफ्टिंग चल रहा था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में तो डिबेट चल रहा था कि जो नारी है या महिलाएं हैं इनको स्पेशल प्रोटेक्शन देना चाहिए।
तो उन्होंने कहा हमें स्पेशल प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, हमें इक्वालिटी चाहिए, हमें समानता का अधिकार चाहिए। तो ये उन्हीं की वजह से है कि आर्टिकल 15, 16 और जो भी हैं जिसमें समानता का अधिकार की बात हुई है और लिखा गया है, वो एक तो ये उनका देश के स्तर पर योगदान रहा। फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्योंकि वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जब बन रहा था, तो उसका ड्राफ्टिंग जब चल रहा था तो उसमें वहाँ पे वो मौजूद थी। तो वहाँ का जो फर्स्ट लाइन था वो था ऑल मेन आर इक्वल, बॉर्न इक्वल और ऑल मेन आर इक्वल। तो उन्होंने कहा ऑल मेन नहीं, ऑल ह्यूमन बींग्स। तो वो चेंज अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी उन्होंने अपनी एक उपस्थिति दर्ज कराई है। तो और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे बेगम अजीज़ रसूल का नाम है। उन्होंने कहा कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट का ये भी डिस्कशन चल रहा था कि सेपरेट इलेक्टोरेट ऑन रिलीजन बेसिस, उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे देश बढ़ जाएगा। और क्योंकि उनकी उपस्थिति उसमें थी, इसलिए सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन प्रणाली को नहीं अपनाया गया। तो हम अभी एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं देश के। जी, और ऐसा बहुत ही मुझे लगता है कि कोई उदाहरण हम इतिहास में नहीं देखते जहां महिलाओं और पुरुषों को एक साथ मताधिकार दिया गया हो। भारत यहाँ पर यूनिक है एकदम से, क्योंकि हमने जो मताधिकार दिया महिलाओं को, पुरुषों को एक साथ दिया। जो नियम थे सबके लिए एक थे, जिन्हें हम कहते हैं कि आधुनिक दुनिया है। हम वेस्ट का उदाहरण लेते हैं, यूरोप का लेते हैं, वहाँ भी लंबी लड़ाई महिलाओं ने लड़ी अपने मताधिकार के लिए। हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि बेहद ज़रूरी कार्य से प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी को इस समय यहाँ पर जाना है। पहले इन्होंने हमें सूचित किया था। आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद रोचक ये बातचीत रही और सभी से मैं आज्ञा लेते हुए, अनुमति लेते हुए प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी को अब यहाँ से अभी हम मुक्त करते हैं, लेकिन इस वादे के साथ कि हम पुनः आपको आमंत्रित करेंगे जब भी हमें आपके मार्गदर्शन की ज़रूरत होगी, साहित्य के बारे में जानना होगा, आपके अनुभव के बारे में जानना होगा, हम सब प्रेम फिर से अनुरोध करेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर जी। तो नीना बंसल जी, बातचीत आपसे जारी रखते हैं। एक प्रश्न मेरा यहाँ पर ये है कि आप तो विद्यार्थियों के बीच में रहती हैं, बेहद ऊर्जा से भरे होते हैं, सपनों से भरे होते हैं, और विद्यार्थी जीवन ऐसा जीवन है जो बहुत छूट भी देता है, क्योंकि तब सपने जो हैं वो बुन रहे होते हैं, उसका कोई निश्चित आकार उस समय नहीं होता सपनों का। आज प्रोफेसर बनना है तो कल कुछ और करना है, फिर खिलाड़ी बनना है, फिर प्रशासनिक सेवा में जाना है, तो फिर कलाकार भी बनना है। रोज़ बदलते रहते हैं सपने। तो ऐसे में ये बताइए कि चाहे कुछ भी चुने अपने लिए, लेकिन हर विद्यार्थी विकसित भारत में अपनी ओर से किस तरह से योगदान कर सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि जब हम, जैसा अभी सभी ने भी बोला, कि जो भी हम चुने अपने लिए उसको पैशन से और पूरी दृढ़ता के साथ चलें और करें, क्योंकि एवेन्यूज़ तो आज बहुत हैं, अनगिनत एवेन्यूज़ हैं जहाँ पर हम जा सकते हैं, छात्र छात्राएं जा सकते हैं। पर उसमें अचीव कैसे होगा? वो अचीव तभी होगा कि जब आप, और मैं कई बार बोलती भी हूँ कि जैसे बच्चे हैं वो सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, उनको लगता है कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। तो पहली बात तो मेरा उनको ये सजेशन रहता है कि अभी ये मत सोचो कि नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए तुम्हारा अभी 100% कॉन्फिडेंस चाहिए आंतरिक रूप से कि हम तो इसको क्लियर कर ही लेंगे। उसी तरह से आप मेहनत करो। और अगर नहीं भी होता है, क्योंकि सबका सिलेक्शन नहीं होता है, तो भी एक साइड में प्लान बी भी रखो कि ये नहीं हुआ तो ये भी उसमें हताश नहीं होना। ये सोच के नहीं होगा तो अभी आज ही हताश हो गए तो ना ए होगा ना बी होगा। तो एक प्लान बी आप बना के चलो, पर अभी फोकस करो प्लान ए पर। तो मैं ये उनको सजेशन देती हूँ जो बच्चे हैं। जी, तो बेहद रोचक ये पूरी बातचीत थी
और अलग अलग क्षेत्रों के बारे में हमने आपके माध्यम से जाना, साथ ही ये भी कि युवा पीढ़ी किस दिशा में आगे बढ़े, किस तरह से आगे बढ़े और अपने जीवन में उन्हें क्या बातें अपनानी चाहिए। तो जैसा कि आपने बार बार अपना एग्जाम्पल देते हुए बताया कि हमारे लिए परिस्थितियां बहुत जटिल थी और आज हमें किसी न किसी रूप में सुविधाएं बहुत मिल रही हैं, तो उनका भी हमें लाभ लेना है, लेकिन साथ ही कुछ सामाजिक नियम जो हैं उनका ध्यान रखते हुए, रिश्ते नातों का मान रखते हुए, साथ ही अपने सपनों की उड़ान का ध्यान रखते हुए सब कुछ हमें संतुलन बनाकर आगे बढ़ना है, सब कुछ साथ में लेकर चलना है। बेहद रोचक ये कार्यक्रम, बेहद रोचक ये परिचर्चा। मैं यहाँ पर विशेष तौर से अब आमंत्रित कर रही हूँ शालिनी मित्तल को धन्यवाद ज्ञापन के लिए, कार्यक्रम अधिकारी, और तालियों से हम सभी स्वागत करेंगे। तो इसी के साथ जो आज का हमारा कार्यक्रम रहा, सशक्त स्त्री विकसित भारत, इससे मैं नीलम कानिया इन्हीं 2 पंक्तियों के साथ आप सबसे अनुमति लूंगी कि मैं किस बाप की बेटी हूं मत जानिए साहिब, मुझको मेरी शख्सियत से पहचानिए साहिब। क्योंकि जब आप स्त्री की कदर करना सीख जाते हैं तो उसका पूरा परिवार उससे छलकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी का यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद। विदुषी सुमित्रा गुहा जी, डॉक्टर मीना मिश्रा, प्रोफेसर कुमुद शर्मा, उनकी उपस्थिति को हम यहाँ पर मानते हैं सांकेतिक। विंग कमांडर सेवानिवृत्त मृणालिनी वालेकुंद्रे जी और डॉक्टर नीना बंसल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार।